शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोल वर्कर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे टॉपिक जातिवाद और मनुस्मृति में सनातन विश्वास के ऊपर, जिसके तहत हमने जाना कि शुरू से ही आरएसएस जो है वो संविधान विरोधी रहा है, और वो भी क्यों ना। जिनकी आस्था मनुस्मृति में हो वे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि देश का संविधान एक अस्पृश्य द्वारा तैयार किया जाए। और साथ ही हमने जाना कि मनु जो है वो शूद्रों के बारे में क्या कहता है, और आज हम चर्चा को यहीं से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे महिलाओं के बारे में मनु के विचारों को। और यहाँ पर ये खास तौर से मेंशन कर दूं कि ये महिलाएं दरअसल कौन थी। ये 9 साल से भी कम की बच्चियां जिनकी शादियां करवा दी जाती थी, और कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया में हमने इन सभी चीजों को बखूबी पढ़ा है कि ये छोटी छोटी बच्चियां हुआ करती थी। तो इसी पुस्तक की रोशनी में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है महिलाओं के बारे में मनु के कानून। 4 लाइनें पीछे से लूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए, मनु के कानून केवल शूद्रों को ही अपमानित और इंसानों से कम नहीं मानते हैं, अपितु भयावह रूप से वे स्त्री विरोधी भी हैं। यदि आरएसएस मनुस्मृति को लागू कराने के लिए कटिबद्ध है तो कोई भी सोच सकता है कि उस समाज में औरतों की दशा क्या होगी। और यहाँ पर कैथरीन मेयो का एक बार फिर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट कर दूं, उनकी पुस्तक मदर इंडिया। आप जाकर उन सभी एपिसोड को सुनिएगा जरूर। महिलाओं के बारे में मनु के कानून। पॉइंट 1, किसी लड़की, युवा स्त्री या बुजुर्ग औरत को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अपने घर के भीतर भी नहीं। पाठ 5 और निर्देश 147। पॉइंट 2, बचपन में एक औरत को निश्चित तौर पर अपने पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन, मृत्यु के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए, और औरत को किसी भी दशा में स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पाठ 8 और निर्देश 148। पॉइंट 3, दिन और रात दोनों ही में एक औरत को घर के पुरुषों पर आश्रित रहना चाहिए, और अगर वे शारीरिक सुख में संलग्न होना चाहती हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर किसी पुरुष के नियंत्रण में रहना चाहिए। चैप्टर 9 और निर्देश 2। 4th पॉइंट, उसका पिता बचपन में उसकी रक्षा करता है, पति जवानी में उसकी रक्षा करता है, और पुत्र वृद्धावस्था में रक्षा करता है। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती, मतलब वो इस लायक ही नहीं है कि वो स्वतंत्र हो सके। पाठ 9 निर्देश 3.5, औरतों को हमेशा बुरी चीजों की तरफ झुकाव से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे दो परिवारों के दुख का कारण बनेंगी। चैप्टर 9 निर्देश 5। और अक्सर आपने सुना होगा कि दोनों परिवारों की इज्जत जो है वो आप ही को संभालनी है, बहुओं से ये उम्मीद की जाती है खास तौर से। पॉइंट 6, सभी जातियों का उच्चतम कर्तव्य मानकर यहां तक कि कमजोर पतियों को भी अपनी पत्नियों की रक्षा करनी चाहिए। चैप्टर 9 निर्देश 6। पॉइंट 7, जो अपनी पत्नी की निगरानी करता है वह अपनी संतान की पवित्रता, अपने धार्मिक आचरण, अपने परिवार, अपनी और सम्मान प्राप्त करने के साधनों को बचा ले जाता है। चैप्टर 9 निर्देश 7। 8th पॉइंट, क्योंकि एक पुरुष वह है जिससे पत्नी जुड़ी होती है और उस पुत्र से भी जिसे वह जन्म देती है, तो उसकी ध्यानपूर्वक निगरानी करनी चाहिए ताकि संतानें शुद्ध हों। पाठ 9 निर्देश 9। पॉइंट 9, कोई भी पुरुष किसी स्त्री की बलपूर्वक पूरी तरह निगरानी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी निगरानी निम्नलिखित कामों में लगाकर की जा सकती है। पाठ 9 निर्देश 10। अब इसके आगे काम सुनिए। 10th पॉइंट, पति को अपनी पत्नी को अपने धन को एकत्र करने तथा खर्च करने के काम में, हर चीज को साफ सुथरा रखने के काम में, धार्मिक कर्तव्यों के पालन में, अपने लिए भोजन पकाने के काम में और घरेलू बर्तनों की देखभाल करने आदि में लगाना चाहिए। पाठ 9 दिशा निर्देश 11। पॉइंट 11, उन औरतों की निगरानी ठीक से नहीं हो पाती जो घरों के भीतर भरोसेमंद और आज्ञाकारी नौकरों के भरोसे रहती हैं, लेकिन जो अपनी खुद की इच्छा से अपने ऊपर निगरानी रखती हैं वे बेहतर संरक्षित होती हैं। पाठ 9 निर्देश 12। इसलिए जब से बच्ची पैदा होती है उसको जो है उसकी माइंड की कंडीशनिंग करनी शुरू कर दी जाती है कि तुम्हें तो दोनों घरों की इज्जत
रखनी है, निगाह नीची करके बात करना, ज्यादा जोर से मत हंसना, घर के कामों में दक्ष बनो, पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तरह तरह की बातें जो है बचपन से ही हमने भी सुनी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को ये सब कुछ नहीं सिखाती। मैं सिखाती हूँ कि पढ़ो लिखो, जैसे कैथरीन मेयो ने लिखी है मदर इंडिया, सिमोन द बोआर ने लिखी है सेकंड सेक्स, इस तरह की लेखिका बनना, अरुंधति रॉय जैसी बनना, स्वतंत्र जीवन जीना। पॉइंट 12, औरतें सुंदरता की परवाह नहीं करती, न ही उनका आकर्षण उम्र से तय होता है। उनके लिए यही बहुत है कि वे पुरुष हैं। वे स्वयं को सुंदर असुंदर किसी को भी समर्पित कर देती हैं। पाठ 9, निर्देश 14। पॉइंट 13, पुरुषों के लिए अपनी दीवानगी की वजह से, मतलब औरतें जानती हैं कि पुरुष जो है वो उनके दीवाने रहते हैं, उनके परिवर्तनशील स्वभाव के कारण से, अपनी स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से वे अपने पतियों के प्रति बेवफा हो जाती हैं। बहरहाल इस दुनिया में उनकी सावधानी पूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। पाठ 9 और निर्देश 15। पॉइंट 14, ब्रह्मा द्वारा निर्धारित निर्माण के समय बनाए गए उसके स्वभाव को देखते हुए हर पुरुष को सबसे अधिक कड़ाई से खुद को उसकी निगरानी में लगाना चाहिए। पाठ 9, निर्देश 16। पॉइंट 15, उनको बनाते समय ब्रह्मा ने औरतों में अपने बिस्तर, अपने आसन और गहनों के लिए विशेष प्रेम, अशुद्ध इच्छाएं, कोप, बेईमानी, दुर्भावना और बुरे आचरण भरे हैं। पाठ 9, निर्देश 17। सोचिए, जिस पुरुष की सोच महिलाओं के बारे में इतनी घटिया है, वो अपने बारे में कभी सोच पाते हैं? वो खुद कैसे हैं? महिलाओं का बलात्कार पुरुष करता है, महिलाएं महिलाओं पर बलात्कार नहीं करती हैं, और ना ही कोई महिला किसी पुरुष का बलात्कार करती है। पॉइंट 16, औरतों के लिए पवित्र मंत्रों द्वारा कोई पुनीत अनुष्ठान नहीं किया जाता है, इसलिए ये नियम स्थापित है। औरतें जो शक्तिहीन और बुद्धिहीन हैं तथा वैदिक पाठ के ज्ञान से वंचित हैं, वे स्वयं असत्यता की तरह अपवित्र हैं। यह पक्का नियम है। पाठ 9, निर्देश 18। तो यहाँ पर यह बात गौरतलब है कि हम सरस्वती को ज्ञान की देवी मानते हैं। क्या कभी इन ज्ञान की देवी के जहन में भी ये बात आई है कि वे औरतों को शिक्षित करें या औरतों के लिए कोई स्टैंड लें? सबसे पहला औरतों को शिक्षित करने का जो श्रेय जाता है वो फूले दंपत्ति को जाता है। उन्होंने कन्या विद्यालय खोला भारत में सबसे पहले। गोलवरकर और उनके नेतृत्व में आरएसएस ने ये घोषणा करने से गुरेज नहीं किया कि वे मनुस्मृति की शिक्षाओं को मानने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जब उनसे एक बार ये पूछा गया कि क्या संघ के कार्यकर्ता सख्ती से शाकाहार का पालन करते हैं, तो अब गोलवरकर का विचार सुनिए। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, केवल उच्चतर चीजों की अनुशंसा की गई है, बस। मनु कहते हैं, न मांस भक्षणा दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिर्शाम भूतनाम निर्वस्तिस्तु गरियति, अर्थात मांसाहार करना, शराब पीना या मैथुन करना पाप नहीं है। यह सब एक मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, लेकिन उसे हमेशा इनसे ऊपर उठने की आकांक्षा करनी चाहिए। फुटनोट 152। एमएस गोलवरकर स्पॉटलाइट्स, पेज 111, साहित्य सिंधु 1974। गोलवरकर ने अपनी जिंदगी में जातिवाद की उपयोगिता में अपना विश्वास कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने इसकी आलोचना करने से इनकार किया। अधिक से अधिक उन्होंने यही कहा कि न तो हम जाति के पक्ष में हैं और न विरोध के, लेकिन फिर तुरंत जोड़ा, जितना हम जानते हैं वे ये है कि ये मुश्किल समयों में बहुत काम आई है। फुटनोट 153। एमएस गोलवरकर स्पॉटलाइट्स, पेज नंबर 110, साहित्य सिंधु 1974। मतलब ये लोग जाति के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जातियां बनी रहेंगी तो हमें जो है वो सहूलियत बनी रहेगी, सब चीजों के ऊपर हमारा कब्जा रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि अस्पृश्यता के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, तो उन्होंने जवाब दिया, इस बारे में हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं है। यह किसी दृष्टिकोण के नहीं होने का अर्थ जातिवाद में अनन्य विश्वास है, जैसा कि हम उनके अनेक लेखों में देखेंगे।
जब कभी उनसे ये पूछा गया कि क्या वे वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करना चाहते हैं, वे इसके लिए कभी वादा नहीं करते, बल्कि कहते हैं हम सकारात्मक रूप से एक समरूप तथा एकताबद्ध हिंदू जन बनाने के लिए काम करते हैं। फुटनोट 154, एमएस गोलवरकर स्पॉटलाइट्स पेज 183, साहित्य सिंधु 1974। मतलब साफ तौर पर गोलवरकर ने मना कर दिया कि जाति के उन्मूलन करने में उनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जातियां ही तो हैं जो उन्हें श्रेष्ठ साबित करती हैं और सारे रिसोर्सेज जो है उनकी मुट्ठी में आते हैं। यदि वही नहीं रहेंगी तब फिर इनका वर्चस्व कैसे कायम रहेगा। और ये भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा है कि वे सब जन को हिंदू बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और उनके लिए हिंदू जन वे थे जिन्होंने सर्वशक्तिशाली ईश्वर स्वयं मूर्तिमान होता था, और जहां ब्रह्मा उनका मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जंघाएं और शूद्र चरण हैं। इसका अर्थ है कि समाज जिसमें चतुर्विधा व्यवस्था है, हिंदू समाज हमारा ईश्वर है। फुटनोट 155, विशेष जोर तिरछे अक्षरों जैसा मूल में है। तो फुटनोट 155, गोलवरकर विचार नवनीत पेज 37 और 38। जब भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया तो गोलवरकर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि शासक हिंदू सामाजिक समरसता की जड़ें खोद रहे हैं और उस अस्मिता की चेतना को नष्ट कर रहे हैं जिसने अतीत में इन विभिन्न संप्रदायों को एक सद्भावनापूर्ण स्थिति में एक संपूर्ण इकाई की तरह रखा था। फुटनोट 156, एन गुप्ता, आरएसएस एंड डेमोक्रेसी पेज 17, सांप्रदायिकता विरोधी समिति दिल्ली। तो मतलब कि ये समरसता का मतलब क्या हुआ कि आप अपने खोल में रहें और हमारे वर्चस्व को स्वीकार करें। और अरुंधति रॉय की पुस्तक एक था डॉक्टर एक था संत, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन अनिल जैन सर और रतन जी ने किया था, उसमें वे स्पष्ट तौर पर लिखती हैं, शायद पेज नंबर 54 पे उन्होंने लिखा है कि यदि आप किसी पुलिस वाले से पूछेंगे कि उसका क्या काम है तो वो कहेगा न्याय व्यवस्था स्थापित करना। और ये न्याय व्यवस्था किस तरह स्थापित की जाती है? दलितों की महत्वाकांक्षाएं जो हैं इस शांति को भंग करती हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है। इसका मतलब दलितों की महत्वाकांक्षाओं को दबाना। और ये बात आप यूनिवर्सिटी में चल रहे डॉक्टर ऋतु के आंदोलन से बखूबी समझ सकते हैं। उन्होंने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था ही नीची जातियों की उपेक्षा के मूल में है। फुटनोट 157, गोलवरकर विचार नवनीत पेज 357। इसके विपरीत उनका मानना था कि अनुसूचित जातियों को दी गई संवैधानिक सुविधाएं ही समाज के भीतर तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब फिर बात आ गई अरुंधति रॉय की पुस्तक एक था डॉक्टर एक था संत से कि शांति व्यवस्था बनाए रखने का क्या मतलब है कि दलितों को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, तभी शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जब उनसे पूछा गया कि आप संविधान में हरिजनों को दी गई सुरक्षा और इसके समय को बढ़ाने के बारे में क्या सोचते हैं, उनका जवाब था, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान 1950 में हमारे गणराज्य बनने के दिन से सिर्फ 10 वर्षों की अवधि के लिए किया था, लेकिन अब 1973 आ गया है, ये लगातार बढ़ाया जा रहा है। हम केवल जाति के आधार पर जारी विशेषाधिकारों के खिलाफ हैं, क्योंकि ये उनमें पृथक अस्तित्व बनाए रखने का स्वार्थ भाव पैदा करेगा। ये विशेष समाज से उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। फुटनोट 158, गोलवरकर स्पॉटलाइट्स पेज 116। मतलब विशेषाधिकार मिलेंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा, वो पढ़ लिख के आगे आएंगे, चीजों को समझने लगेंगे और इनकी पॉलिटिक्स को भी समझने लगेंगे, तो इनकी समरसता जो है ना उसमें विघ्न पड़ेगा, इनका वर्चस्व टूटने लगेगा, जाति व्यवस्था में चटकन पैदा होने लगेगी। इसीलिए ये इन सब चीजों के खिलाफ थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे 10 वर्ष के लिए नहीं किया था, 10 वर्ष के बाद इसका मूल्यांकन करने के लिए कहा था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना इसको हम पूरा कर सके हैं रिजर्वेशन को। यदि रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ जो लागू किया गया है संवैधानिक रूप से, तो उसको एक्सटेंड किया जाए और ये तब तक एक्सटेंशन कायम रहे जब तक कि रिजर्वेशन पूरी तरह लागू ना कर दिया जाए।
आजादी के 75 साल बाद भी रिजर्वेशन अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है, कोटा फिल नहीं किए गए हैं SC ST OBC की। और अभी तो प्राइवेट में आरक्षण की बात होनी बाकी है, चौथा चरण आरक्षण का। क्योंकि किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर जिन्हें हम कहते हैं वो प्राइवेट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सरकार का और पब्लिक सेक्टर का पैसा लगा होता है। पब्लिक सेक्टर का पैसा लगा होने का मतलब है कि जनता का पैसा लगा होना। और जितने भी प्राइवेट संपत्तियों के मालिक हैं उन्हें सरकार से विशेष सुविधाएं और रियायतें लेना बंद कर देना चाहिए यदि वे आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। किशन पटनायक जी की भारत शूद्रों का होगा कि में हमने इन सब चीजों को सविस्तार पढ़ा था, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलवरकर के लिए असली मुद्दा यह नहीं था कि किस प्रकार अतीत में दलितों के साथ किए गए अन्याय को खत्म किया जाए, बल्कि यह था कि इस बात का अतिरिक्त ध्यान रखा जाए कि उनके अलगाव को बढ़ावा ना मिले। फुटनोट 159, गोलवरकर स्पॉटलाइट पेज 84। मतलब ये लोग चाहते ही नहीं कि लोग जो अस्पृश्य हैं वो पढ़ लिख कर आगे आए, इनकी पकड़ से ये लोग बाहर निकल जाएं। गोलवरकर ने इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं किया कि भारत में दलितों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। दलितों की हत्या के एक समाचार पर 14 अक्टूबर 1972 पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, शायद राजनीतिक उद्देश्यों से आजकल ये प्रचलन हो गया है कि साधारण घटनाओं को भी हरिजन और गैर हरिजन संघर्ष का रंग दे दिया जाता है और जनता की एकता के बीच दरार डाल दी जाती है। आजकल के इस प्रचलन का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि तत्कालिक फायदों के लिए जो हास्यास्पद है, संदेहास्पद है, सभी लोगों की दीर्घकालिक भलाई की बलि दी जा रही है। हमारे काम में हमें इस जहरीली प्रवृत्ति से दूर रहना है और वातावरण को साफ करने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास करना है। फुटनोट 160, गोलवरकर श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 7 पृष्ठ 244। तो मतलब हरिजन और गैर हरिजन या दलित गैर दलित आप उसको बोल देते हैं, तो मतलब इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के, रोहित वेमुला हुआ, पायल तड़वी हुई, उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, दिल्ली के कैंट में नाबालिग बच्ची से बलात्कार, उसका तुरंत शव जला दिया गया, ठीक है, ऊना की घटनाएं, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, और यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर सूरज मंडल, डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर नीलम, इन सब के साथ जो जातिगत भेदभाव किया जाता है, जबकि ये सभी जो है पढ़ाई में डॉक्टरेट की उपाधि पा चुके हैं, अपने सब्जेक्ट के दिग्गज हैं, बावजूद उसके उनको सिर्फ जाति के आधार पर दबाया जा रहा है, न कि उनके एकेडमिक में कमजोर होने के दम पर। तो ये सारी बातें जातिगत नहीं है, इनको इस तरह कोट नहीं करना चाहिए, इनको साधारण सी घटनाएं मान लेनी चाहिए, यही बात है ना। गोलवरकर ने यह तर्क दिया कि वह जातिवाद नहीं है जो सामाजिक तनाव पैदा कर रहा है, बल्कि जाति विरोधी अभियान ही वह जहर है जिसने राजनीतिक व्यवस्था को जहरीला बना दिया है। दरअसल आरएसएस के बड़े नेता ये छिपा पाने में कभी कामयाब नहीं रहे कि वे इस सुनहरे अतीत को पुनर्निर्मित करना चाहते हैं जहां जातिवाद फले फूलेगा। अब इसके आगे जो है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अतीत की प्रासंगिकता पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई सार्वजनिक बहस में ऑर्गेनाइजर ने यह टिप्पणी की थी कि मतलब ये लोग इतने डेयरिंग हैं कि उस वक्त भी पंडित नेहरू के साथ ये लोग बहस करते थे इस बारे में। अब क्या कहा ये सुनिए। नेहरू का यह मानना गलत था कि आरएसएस देश को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है। वस्तुतः हम वास्तव में राष्ट्र को और पीछे ले जाना चाहते हैं, 1000 साल पीछे। फुटनोट 161, ऑर्गेनाइजर 26 जनवरी 1962, और 26 जनवरी वाले दिन इस बात को कहा गया है आरएसएस द्वारा कि हम देश को 200 साल नहीं 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, मुगलों के काल से पहले लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि इसी बुक में हमने पढ़ा है कि गोलवरकर का स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि मुगलों के आगमन के बाद जो है जाति व्यवस्था ढीली हो गई है, इसलिए ये लोग 1000 साल पहले लेके जाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी ऐसे ही शब्द कहे थे कि आपकी एक गलती जो है देश को 1000 साल पहले ले जाएगी। उनकी बातों पर भी आप गौर कीजिए कि आप क्या गलती करेंगे।
गोलवलकर के चेलों ने जातिवाद से उनके प्रेम को कितनी गहराई से आत्मसात किया था, ये गोलवलकर के एक निकट सहयोगी M.A. वेंकट राव द्वारा लिखी गई विचार नवनीत की भूमिका में देखकर पता लगाया जा सकता है। क्योंकि जातिवाद के प्रति गोलवलकर के प्रेम के बावजूद यह एक घृणित शब्द बन चुका था, तो अब किताब की भूमिका में मनु द्वारा बताई गई जातियों को व्यावसायिक समुदाय का नाम दिया गया और जातिवाद के पालन को स्वधर्म घोषित किया गया। यही शब्दावली गोलवलकर के प्रत्यक्ष दिशा निर्देश में ही आरएसएस के एक नेता द्वारा परवरिश पाए दीनदयाल उपाध्याय ने भी प्रयोग की थी। अब जातिवाद को इस रूप में नहीं लिया गया कि वह किसी पर थोपा गया है, बल्कि इस रूप में कि उसका पालन व्यक्ति को अपने विश्वास के रूप में करना ही है। मतलब धीरे धीरे आपके माइंड को कैप्चर किया जाएगा और आपको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि आप अछूत हैं, निम्न हैं, आपको पैर की जूती के समान ही रहना है और सिर्फ जूता ही सिलना है। एक चमार को जूता ही बनाना चाहिए, उसको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। एक वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति को सिर्फ पैखाना ही साफ करना चाहिए और उसको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। आपके माइंड की कंडीशनिंग की जाएगी। अब कितने मेहनत से बाबा साहब ने और फूले दंपत्ति ने हमको शिक्षित होने में सहयोग किया है, हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। अब वो सब छीनने के कगार पर हैं। अब जातिवाद को इस रूप में नहीं लिया गया कि वह किसी पर थोपा गया है, बल्कि इस रूप में लिया गया है कि उसका पालन व्यक्ति को अपने विश्वास के रूप में करना ही है। राव के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का एक और पक्ष है विभिन्न व्यावसायिक समुदायों के कर्तव्य और अधिकार, अर्थात स्वधर्म, सत्य, अस्तेय, अहिंसा आदि के सार्वभौम मूल्यों के अतिरिक्त भारतीय नीतिशास्त्र विभिन्न व्यवसायों को भी मान्यता प्रदान करता है। वैचारिक और पुजारी अर्थात सत्य और परमात्मा अथवा प्रकृति अथवा वास्तविकता के स्वतंत्र उपासक, योद्धा और प्रकाशक, कार्य संचालक आदि व्यापारी और उद्योगपति और परिवाहक, कृषक और पशुपालक और पशु संवर्धक आदि किसी भी प्रगतिशील समाज में सामाजिक कार्य विभेद उत्पन्न होने पर ये वर्ग उत्पन्न होते हैं। मतलब काम के हिसाब से वर्गीकरण। यदि उनके कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं और समाज की उनके प्रति सामाजिक अपेक्षाएं स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे प्रत्येक को ये ज्ञान हो जाए कि उससे क्या आशा रखी जाती है अपने अधिकारों और कर्तव्यों की, तो एक समन्वित समाज व्यवस्था स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। यदि आपके दिमाग में एक बार फिर से ठुसा दिया गया कि आप जो है निम्न जाति के हैं और आपको सिर्फ पखाना साफ करना है, जूता सिलना है, मैला ढोना है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खुद ही वही काम में अपने आप को दोबारा से लगा लेंगे। पढ़ने लिखने की तरफ आपका रुझान ही नहीं रहेगा। वर्तमान समाज योग्यता के अनुसार स्वधर्म के अर्थात कर्म और गुण, चरित्र और आचार और प्रत्येक के व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले कर्तव्यों के आधार पर व्यवसायों को चुनने की सबको छूट देगा, बड़ा एहसान करेगा। 162 गोलवलकर विचार नवनीत, पृष्ठ संख्या 15। तो यहां पर आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोग विचार मंथन जारी रखिएगा कि एक बार फिर से जूता सिलना चाहते हैं, मैला ढोना चाहते हैं, पखाना साफ करना चाहते हैं, गरड़िए बनना चाहते हैं या पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन इन एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों को सुनवाना ना भूलें, दूसरों को समझाना ना भूलें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।